कोविड के दौरान मेरा प्रोजेक्ट ऑफ हो गया था और मेरी जॉब चली गई थी। मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, मेरे साथ मेरी एक बेटी है, मेरे ऊपर उसकी जिम्मेवारी है। अभी रिसेंटली मेरी मदर का डेथ हो गया। अभी तक वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा बैकबोन थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग कहाँ से करूँ और कैसे करूँ। हेलो, मेरा नाम इप्शा पाठक है और मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा जन्म स्थान पटना है। मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं मुजफ्फरपुर में हुई। मुजफ्फरपुर ही मेरा नेटिव प्लेस है। और शुरू से मैं एक जॉब ओरिएंटेड लेडी थी। मैंने पहले सिंपल ग्रेजुएशन किया, उसके बाद ड्यूरिंग माय स्कूल डेज ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया। आफ्टर मैं 12th में जॉब करने लगी और जॉब के बाद फिर ग्रेजुएशन के बाद भी मैंने ये कंटिन्यू किया। और मैं कॉरपोरेट में थी कम्प्लीटली। मेरा जो एक बैकग्राउंड था वो कॉरपोरेट इंडस्ट्री का था। मैंने पुणे में, कोलकाता में, डिफरेंट सिटीज़ में जॉब किया। और उसके बाद मैं 2010 में मुजफ्फरपुर वापस आई और यहाँ भी मैं अपने जॉब को कंटिन्यू कर रही थी। मेरा बैकग्राउंड जो है यहाँ पे मिथिला पेंटिंग से रिलेटेड मैं चीज़ों को बताना चाहती हूँ कि कैसे मैंने अपना जॉब छोड़ के वापस मैं बिजनेस में मूव की और मैंने इस क्षेत्र को चुना। कोविड के दौरान मेरा प्रोजेक्ट ऑफ हो गया था और मेरी जॉब चली गई थी। उस टाइम में जब सब कुछ क्लोज था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग कहाँ से करूँ और कैसे करूँ, क्योंकि मेरी जॉब जा चुकी थी। उस टाइम में मैंने कहीं किसी सोशल मीडिया पे मैंने एक छोटा सा एक टीजर देखा था जिसमें एक सिंगल मास्क का फोटो था, उसमें एक नंबर भी था। मुझे वो चीज़ अच्छी लगी, मैं अपने लिए परचेज करना चाहती थी। मैंने उस नंबर पे कॉल किया, काफ़ी कोशिश की कनेक्ट करने की, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं हो पाई। वो नंबर पे कभी कोई कॉल लगा ही नहीं और मैं उसे परचेज नहीं कर पाई। फिर मुझे लगा कि ये है तो बहुत अच्छी चीज़, मास्क उस समय बहुत एसेंशियल थी, मैं कहाँ से लूँ? तो फिर मुझे कॉलेज के डेज़ में थोड़ा बहुत पेंटिंग करने का शौक था। तो मैंने कहा कि चलो ये चीज़ तो मैं खुद से बना सकती हूँ। मैंने कोशिश करी और मैंने बनाया भी। पहले खुद के लिए बनाया, फिर घर में 2-4 लोगों के लिए बनाया, सबको अच्छा लगा। धीरे-धीरे आस-पड़ोस के लोग पूछने लगे कि तुमने कहाँ से लिया है? और ये लॉकडाउन मार्च में लगा था, ये अप्रैल मंथ की बात है। तब ये चीज़ उतना पॉपुलर हुआ भी नहीं था और मुझे वो अच्छा लगा। मैंने 4 से 10, 10 से 15 करते हुए मैंने उसमें बनाना शुरू किया। जब बनाना शुरू किया और उसकी पॉपुलैरिटी होती चली गई तो फिर डिमांड भी आने लगी। और डिमांड जब आने लगी तो मुझे लगा कि मैं अकेले इस चीज़ को कर नहीं सकती। लेकिन कोविड के टाइम जब सब कुछ बंद था, कहीं से कुछ कोई शॉप्स ओपन नहीं, कुछ भी नहीं, तो फिर मैं कहाँ कनेक्ट करूँ, किनसे कनेक्ट करूँ? मुझे लगा कि ये काम में जब अर्निंग हो रही है तो क्यों ना मैं फ़िलहाल इसी काम को शुरू करूँ। उस समय मेरा ऐसा कुछ इरादा भी नहीं था कि मैं इसे लॉन्ग टर्म इतने दिनों तक लेकर के जाऊँगी। उसी दरमियान मेरी किसी से बात हुई दरभंगा में। उन्होंने बताया बात-बात में कि हमारे मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे मज़दूर लोग हैं जो मुंबई वगैरह में काम करते थे, वो लोग घर वापस लौट के आ गए हैं। उनका भी सेम कंडीशन है, सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, बहुत परेशानी में है, छोटे बच्चे हैं। फिर बात-बात में मैंने पूछा कि अच्छा, वो लोग तो फिर ट्रेडिशनल चीज़ों को तो जानते ही होंगे, उनके घर की औरतें जो हैं वो मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग। तो बोली हाँ, उसमें तो कुछ ना कुछ होंगी। अगर 25 हैं, 20 हैं तो उसमें से 4-5 तो ऐसी होंगी, क्योंकि ये वहाँ का बेस आर्ट है। उन्होंने कहा हाँ, जानती तो है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि जब मेरे पास डिमांड आ रही है और इधर मेरे पास एक बैक एंड सपोर्ट है उन लेडीज़ का और उन लोगों की भी ज़रूरत है अभी, तो हमने कहा कि ठीक है, फिर हम लोग मिलजुल के ये काम को शुरू करते हैं। और मैंने इस काम को शुरू किया। धीरे-धीरे इसकी डिमांड भी बढ़ने लगी और भी लोग मार्केट में बनाने लगे और धीरे-धीरे उस टाइम में मिथिला पेंटिंग का मास्क एक पॉपुलर प्रोडक्ट के रूप में सामने आया और उस समय मास्क की सबसे ज़्यादा डिमांड थी। उसके बाद इलेक्शन के टाइम लोग अपने पार्टी के लोगों के साथ मास्क बनवाने लगे मुझसे। लोगो वाले मास्क, लोगो वाला गमछा, इस तरह से चीज़ों की डिमांड आने लगी। तो जब मैंने देखा कि चलो ये एक नया प्रयोग था कि मिथिला पेंटिंग का मास्क, तो क्यों ना मैं ट्रेडिशनल चीज़ों से थोड़ा-सा हट के मैं नई-नई चीज़ों पे मिथिला पेंटिंग करूँ। मतलब मेरा बेस तो ट्रेडिशनल ही रहेगा, लेकिन नई चीज़ों में हम लोग मिथिला पेंटिंग पे रिसर्च करें, प्रयोग करें। क्योंकि अभी तक मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग बोलने पर 2 ही 3 चीज़ दिमाग में आती थी कि या तो घर में कोई पेंटिंग लगा हो, या कोई साड़ी हो, या कोई चादर हो। चौथी चीज़ को हम लोग सोच नहीं पाते थे। तो उस टाइम में जब मास्क आया, फिर गमछा आया, उसके बाद करते फिर हमने दिवाली के टाइम में हमने पूरा थीम बनाना शुरू किया। दिए का,
जो भी चीज़ें यूज़ होती थी उस सब पे हमने मिथिला पेंटिंग का इस्तेमाल किया। उसके बाद छठ के टाइम जो हम लोग का मेजर पर्व था, उस टाइम में हमने जो भी छठ में सूप वगैरह यूज़ होता है, उस पे हमने बहुत बारीकी से मिथिला पेंटिंग करना शुरू किया। जिसमें क्या था कि उसको पूजा में इस्तेमाल भी करते थे और उसके बाद उसमें हमने थोड़ा-सा पेंट्स में अपडेट किया कि जो वो पानी से खराब नहीं हो। उसके बाद उसी चीज़ को हमने होम डेकोर के रूप में यूज़ करना शुरू किया कि पूजा के बाद उसी चीज़ को हैंग करके रखते थे। तो वो एक नया चीज़ आया कि भाई छठ के टाइम में, और पहली बार में इसकी कम डिमांड आई, बट मैं प्राउडली कहती हूँ कि अब मुझे छठ के टाइम में बाहर-बाहर से पहले ही बुक्ड हो जाते हैं ऑर्डर कि भाई मुझे छठ के टाइम में मिथिला पेंटिंग का सूप और डगरा चाहिए। तो ये एक नया प्रयोग हुआ। उसके बाद मुझे कहीं बाहर से एक कॉल आया मध्य प्रदेश से कि हमारे यहाँ एक शादी हो रही है, जिसमें जो ब्राइड है वो बिहार की है और जो ग्रूम है वो मध्य प्रदेश के। तो आप ऐसा क्या कर सकते हो कि जो यहाँ का रिप्रेजेंट हो सके? तो हमने उस शादी में कंप्लीटली एक थीम डिज़ाइन किया और वो थीम जो था वो वहाँ के पर्दे, वहाँ की चीज़ें, हर चीज़ में मिथिला पेंटिंग थी। और हर चीज़ में मतलब ज़्यादातर हमने अपने ट्रेडिशंस को, तो फिर धीरे-धीरे मुझे इस चीज़ में एक मज़ा आने लगा, एक नई चीज़ होने लगी। मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, जॉब वाज़ ऑल्सो लाइक ठीक है, वो मेरे लिए बेस था, बट ये जो चीज़ है इसको मैंने शौक-शौक में और फॉर अ टाइम बीइंग अपने सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए शुरू किया था। और धीरे-धीरे इस चीज़ से मेरी पहचान शहर में बनने लगी, लोग जानने लगे। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया इसको बेहतर बनाने के लिए, बेहतर सेल आउट करने के लिए। और अब ऐसा है कि लोग बाहर-बाहर से मेरी चीज़ें, मतलब लाइक साउथ में सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी साउथ में है, महाराष्ट्र में। इवन जब छठ के टाइम में अगर कोई लोग विदेश यहाँ आने होते हैं, तो वो मुझे 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले फ़ोन करके बोल देते हैं कि छठ के टाइम में हम लोग अपने घर आ रहे हैं, आप मेरे लिए एक शॉल बनवा के या मेरे लिए एक पेंटिंग बनवा के रखिएगा। तो और हमारी जो टीम है, जो मतलब उस टाइम में सबसे अच्छी बात मुझे एक सैटिस्फैक्शन ये लगी कि वो जो लेबर क्लास के लोग थे जिनके पास हैंड टू माउथ का भी उस समय कुछ नहीं था, वो उन लोगों को एक सपोर्ट मिला इस बाज़ार की वजह से, उन लोगों को एक बेहतर बाज़ार मिलता चला गया। आज के डेट में वो लोग अपने वापस मुंबई, दिल्ली, देहरादून वापस जा चुके हैं अपने काम पे, लेकिन स्टिल बोलते हैं कि नहीं मैम, आपने उस टाइम में हमें सपोर्ट किया था तो हम लोग इस काम को अभी भी कंटिन्यू करेंगे। वो लोग 10 घंटे, 12 घंटे बाहर काम करते हैं, लेकिन रात में आके फिर अगर मेरा कुछ ऑर्डर रहता है तो उसे भी वो लोग कंप्लीट करते हैं। जिन लोगों के साथ मैंने सबसे पहला ऑर्डर शुरू किया था, स्टिल वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये जर्नी मतलब एक अच्छी जर्नी के रूप में चल रही है। स्ट्रगल्स भी जारी है और प्रॉब्लम्स भी आते हैं, हर्डल्स भी आते हैं, लेकिन हाँ, एक ये चीज़ है कि मैंने ऐसे ही शौक में शुरू किया और वो चीज़ एक मेरी आज एक आइडेंटिटी बन गई है। इस चीज़ से मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ। कोविड के टाइम में सबसे बड़ी मुश्किल ये आई थी कि जब प्रोडक्ट बन जाते थे, तो उन्हें भेजना, उस समय कुरियर सर्विस भी थी, वो थोड़ी लेंदी चल रही थी। अगर मुझे किसी को लोकल मार्केट में कुछ भिजवाना है, लोग घर से निकलना नहीं चाहते थे, कोई किसी से मिलना नहीं चाहता था। उस टाइम में भी मुझे लोकल कुछ ऐसे लोगों का सपोर्ट मिला जो नीडी भी थे और मुझे उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया। मैं डोर टू डोर भी अगर चीज़ें पहुंचाती थी तो मैं उनको पर डोर का पे करती थी और वो लोग उस चीज़ को ले जाके वहां पहुंचाते थे, क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति थी कि अच्छे से अच्छा आदमी एक परेशानी में था, फाइनेंशियल क्राइसिस में था। तो वो चीज़ भी हुआ कि मुझे थोड़ा-सा उसको चीज़ों को पहुँचाने में मुश्किलें आती थी। इसके अलावा और तो बहुत ज़्यादा कुछ मुझे कोविड के टाइम में परेशानी नहीं हुई। ये यूँ कहूँगी कि कोविड ही मेरे लिए मतलब वो कहते हैं ना, आपदा में अवसर मिल गया मुझे और मैं उसी टाइम में ये चीज़ को करती चली गई। देखिए सिंपल सी बात है, ये चीज़ जो होती है ना कि अगर भई मेरी शादी हो गई या मेरी पढ़ाई इतनी हो गई, अब मुझे आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या मुझे आगे काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बताती हूँ, मेरी खुद की लाइफ़ में मेरी पढ़ाई बहुत ब्रेक में ख़त्म हुई है। पहले मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, फिर मेरी शादी हो गई और जब मतलब मेरी बेटी हो गई और काफ़ी टाइम बाद जाके मैंने पढ़ाई पूरी की, वापस मैंने एमबीए किया और वापस मैंने फिर से एक बेटर कंपनी में उस टाइम मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने जॉब में भी एक मेरा गैप था और उसके बाद मैंने रीस्टार्ट किया। तो मेरा यही कहना है कि कभी भी कोई भी चीज़ को एंड नहीं करना चाहिए कि अगर ये हो गया तब ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। किसी भी जर्नी को अगर हमने शुरू किया है तो उसे आगे ले जाना चाहिए। अगर हम बहुत लड़कियों का ये होता है कि शादी के पहले अगर वो कहीं काम कर भी रही होती है तो शादी के बाद वो काम छोड़ के घर पे बैठ जाती हैं। अगर आप काम छोड़ के अगर आपको लगता है कि आप जॉब नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते हो, तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। बट अपने कॉन्फिडेंस को, अपने
सोर्स ऑफ अर्निंग जो आपने एक अपने ऊपर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, उस चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। आप घर बैठ के भी काम कर सकते हो, आप कुछ अपना काम कर सकते हो। तो कैसे करना है, मेरा यही कहना है कि आप बाकी चीज़ों को छोड़ो या ना छोड़ो, लेकिन अपने सेल्फ डिपेंडेंसी और अपने कॉन्फिडेंस को कभी नहीं छोड़ो। कि मैंने अपने स्टडी टाइम में कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे काम करना है, मुझे जॉब करना है, मुझे बिज़नेस करना है। ऐसा कुछ एक होता है ना एम्बिशियस, वैसा कुछ एम्बिशन नहीं था। बस ये था कि हाँ, चलो पढ़ाई करनी है, फिर पेरेंट्स जैसा बोलेंगे वैसा करना है। लेकिन जब मैंने पहली बार जॉब करना शुरू किया और फिर एक काम जो होता है ना, उससे बड़ा एडिक्शन कुछ नहीं होता, उससे बड़ा नशा कुछ नहीं होता है। फिर आप कोई भी हर्डल्स आए, कोई भी परेशानी आए, जैसे मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, मेरे साथ मेरी एक बेटी है, मुझे मेरे ऊपर उसकी ज़िम्मेवारी है। अभी रिसेंटली मेरी मदर का डेथ हो गया, अभी तक वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा बैकबोन थी मेरे घर में। तो सब कुछ लाइफ में बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। तो इसलिए कभी ये नहीं कि हाँ, ये हो गया तो अब यहाँ पे रुक जाना है। परेशानी तो आएगी और उस परेशानी से आपको खुद को ही ओवरकम करना है, खुद को ही आगे बढ़ना है। कोई आदमी आपको सिर्फ सांत्वना दे सकता है, लेकिन चूंकि आप अपनी परेशानी को खुद फील कर सकते हो, इसलिए उससे बाहर भी आपको खुद को ही निकलना होता है।